आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि किसी को भारत में एक नया प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड बनाना है। तो आज हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो इस सफ़र का एक तरह से पूरा नक्शा है। कहाँ खजाना छिपा है, रास्ते में कौन से खतरे हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। ये रिपोर्ट खास तौर पर उद्यमियों और निवेशकों के लिए है और आज हम इसी नक्शे को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा 3,000 से 8,000 रुपए की कीमत वाले परफ्यूम पर, जिसे रिपोर्ट एक स्वीट स्पॉट कहती है। हमारा मिशन है ये समझना कि इस सेगमेंट में इतना बड़ा मौका क्यों है और एक सफल ब्रांड बनाने का राज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए जो पहला आंकड़ा मेरे सामने आया उसने मुझे सच में चौंका दिया। ये कहते हैं कि 2024 में भारत के परफ्यूम मार्केट की वैल्यू करीब-करीब 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स के बीच थी और अंदाजा है कि 2033 तक ये बढ़कर 2 बिलियन डॉलर के पार चली जाएगी। ये तो बहुत बड़ी ग्रोथ है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। जब आप अलग-अलग रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगी तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कोई रिपोर्ट कहती है कि मार्केट सिर्फ 281 मिलियन डॉलर्स का है, तो कोई कहती है 2.19 बिलियन डॉलर्स। इतना बड़ा अंतर क्यों? मतलब क्या कोई गलत गिनती कर रहा है? गिनती गलत नहीं है, गिनती का तरीका अलग है। कुछ रिपोर्ट सिर्फ कंसंट्रेटेड परफ्यूम यानी ईडीपी और ईडीटी कुछ गिनती है, जबकि जो बड़ी वैल्यू वाली रिपोर्ट्स हैं उनमें डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे जैसी हर चीज शामिल कर ली जाती है। लेकिन असली कहानी इन बड़े नंबरों में नहीं बल्कि एक तुलना में छिपी है। भारत में दुनिया के 18% आबादी रहती है। हाँ, लेकिन ग्लोबल परफ्यूम मार्केट में हमारा हिस्सा वैल्यू के हिसाब से 3% से भी कम है। वाह। मतलब कि हम आबादी में तो बहुत आगे हैं पर खर्च करने में बहुत पीछे। एग्जैक्टली। इसे प्रति व्यक्ति खर्च से समझिए। भारत में एक इंसान साल भर में परफ्यूम पर औसतन सिर्फ 0.50 से 0.80 डॉलर्स मतलब करीब 50-60 रुपए खर्च करता है। सिर्फ 50-60 रुपए? सोया हुआ बाजार है जो अब जाग रहा है। और लगता है कि बाजार अलार्म लगाकर नहीं बल्कि रॉकेट से जाग रहा है। रिपोर्ट कहती है कि 2024 में जहां पूरा मार्केट 11-12% की रफ्तार से बढ़ा, वहीं प्रीमियम सेगमेंट यानी 1,000 रुपए से ऊपर वाले परफ्यूम 15% से 20% की रफ्तार से बढ़े। इसे रिपोर्ट ने प्रीमियमाइजेशन कहा है। प्रीमियमाइजेशन एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब सस्ता नहीं, अच्छा माल खरीदने के लिए तैयार हैं। वो एक ऐसी चीज चाहते हैं जो सिर्फ खुशबू ना दे बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी हो। और यहीं पर वो 3,000 से 8,000 वाला सेगमेंट तस्वीर में आता है। हाँ, रिपोर्ट इसे स्वीट स्पॉट कहती है। ये मास मार्केट ब्रांड्स जैसे फॉग या बेला वीटा जो 1,000 रुपए से कम के हैं और अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स जैसे टॉम फॉर्ड जो 10-20 हजार से शुरू होते हैं, उनके बीच एक पुल का काम करता है। इसे आप एयरलाइन इंडस्ट्री की तरह समझ सकते हैं। फॉग और बेला वीटा इकोनॉमी क्लास है, काम चलाते हैं, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। टॉम फोर्ड और क्रीड प्राइवेट जेट है, सही है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही खरीद सकते हैं। ये 3,000 से 8,000 रुपए का सेगमेंट बिजनेस क्लास जैसा है। ये इकोनॉमी से एक बड़ा अपग्रेड है, लेकिन प्राइवेट जेट की तरह पहुंच से बाहर भी नहीं है। ये वो जगह है जहां आम भारतीय अपनी पहली लग्जरी का अनुभव करना चाहता है। तो इस बिजनेस क्लास में इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? कौन से फैक्टर्स इस डिमांड को हवा दे रहे हैं? देखिए, इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे साफ है बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की जेब में अब पहले से ज्यादा पैसा है जिसे वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर खर्च करना चाहते हैं। दूसरा है हमारा महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग। हर साल लगभग 3 करोड़ लोग इस वर्ग में जुड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सफलता को दिखाना चाहते हैं और एक अच्छा परफ्यूम इसका सबसे आसान तरीका है। और तीसरा कारण शायद सबसे मजबूत है, भारत के युवा। बिल्कुल। भारत में 40 साल से कम उम्र के 58 करोड़ लोग हैं। इस पीढ़ी के लिए परफ्यूम कोई खास मौकों पर इस्तेमाल की जाने वाली लग्जरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है, ग्रूमिंग का एक हिस्सा। अच्छा। और चौथा कारण है हमारा कल्चर। सोशल मीडिया और बॉलीवुड ने प्रीमियम लाइफस्टाइल को बहुत आकर्षक बना दिया है। साथ ही भारत में तोहफे देने की संस्कृति बहुत गहरी है, खासकर शादियों में। ये शादियों वाला पॉइंट तो बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 80 लाख शादियां होती हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। हाँ, और शादी के समय लोग कीमत को लेकर ज्यादा नहीं सोचते। दूल्हा दुल्हन से लेकर मेहमानों तक
हर कोई सबसे अच्छा दिखना और महसूस करना चाहता है, इसलिए परफ्यूम एक परफेक्ट गिफ्ट बन जाता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां प्रीमियम परफ्यूम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि बाजार बड़ा हो रहा है और ग्राहक भी तैयार हैं। लेकिन ये ग्राहक हैं कौन? क्या हम उन्हें किसी एक खांचे में डाल सकते हैं? रिपोर्ट उन्हें 4 मुख्य ग्रुप्स में बांटती है। पहला ग्रुप है महत्वाकांक्षी युवा पेशेवर, यानी 25 से 35 साल के वो लोग जो आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग जैसी नौकरियों में हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पहली या दूसरी बड़ी सैलरी से खुद को ट्रीट देना चाहते हैं। उनके लिए ये एक एक्सेसिबल लग्जरी है। मतलब एक ऐसी लग्जरी जिसे वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ग्रुप तो वही शादी वाला होगा। हाँ, शादी से जुड़े उपभोक्ता। इसमें दुल्हा, दुल्हन और उनके करीबी दोस्त रिश्तेदार शामिल हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ये मांग खास तौर पर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है, जहां शादियों में दिखावा और तोहफों का चलन ज्यादा है। तीसरा और सबसे बड़ा ग्रुप है महिला उपभोक्ता। ये कुल खरीदारों का लगभग 55 से 60% हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अक्सर अपने पार्टनर या परिवार के पुरुषों के लिए भी परफ्यूम खरीदती हैं। मतलब मार्केटिंग करते समय महिलाओं को टारगेट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, भले प्रोडक्ट पुरुषों का हो। बिल्कुल। और चौथा ग्रुप है गिफ्टर्स, यानी तोहफा देने वाले। दिवाली, वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, ऐसे मौकों पर परफ्यूम एक आसान और शानदार गिफ्ट माना जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक नया ट्रेंड भी उभर रहा है जो पुरुषों के परफ्यूम इस्तेमाल से जुड़ा है। क्या मतलब? पुरुष तो हमेशा से परफ्यूम इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पुरुषों के प्रीमियम परफ्यूम सेगमेंट में 20-30% की सालाना ग्रोथ देखी जा रही है। 20 से 30%? हाँ। अब पुरुष सिर्फ 1 या 2 परफ्यूम नहीं रखते, बल्कि अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग परफ्यूम रखना चाहते हैं। ऑफिस के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग। ये बदलते सामाजिक मानदंडों को दिखाता है, जहां पुरुषों की ग्रूमिंग अब सिर्फ दाढ़ी बनाने तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो एक उद्यमी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है, इसमें पैसा कितना लगेगा और बचेगा कितना? रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है और सच कहूं तो ये नंबर देखकर मेरा सिर चकरा गया। बताइए, क्या मिला आपको? रिपोर्ट के अनुसार 50 मिलीलीटर की एक प्रीमियम परफ्यूम की बोतल को बनाने की कुल लागत सिर्फ 161 रुपए से 360 रुपए के बीच आती है। लेकिन सुनिए, इसमें से जो असली खुशबू है, यानी परफ्यूम का जूस, उसकी लागत तो सिर्फ 43 रुपए से 95 रुपए है। उससे ज्यादा पैसा तो बॉटल और डिब्बे की पैकेजिंग पर खर्च हो रहा है, जो 78 रुपए से 180 रुपए है। मतलब हम खुशबू से ज्यादा बोतल खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि इस सेगमेंट में कंपनियां परफ्यूम नहीं, बल्कि एक अनुभव बेच रही हैं। जब आप एक प्रीमियम परफ्यूम खरीदते हैं, तो आप सिर्फ खुशबू नहीं खरीदते हैं। आप उस भारी कांच की बोतल का एहसास, उस मैग्नेटिक कैप की क्लिक की आवाज और उस खूबसूरत डिब्बे को खोलने का अनुभव खरीदते हैं। सही बात है। ब्रांड की असली कीमत बॉटल के अंदर के लिक्विड में नहीं, बल्कि बॉटल के बाहर है, उसकी कहानी, उसकी पैकेजिंग और उसकी ब्रांडिंग में। और इसी वजह से मार्जिन भी आसमान छूते हैं। जब यही 36 रुपए में बनी बोतल बाजार में 3000 रुपए से 8000 रुपए में बिकती है, तो ग्रॉस मार्जिन 88% से 98% तक होता है। एक मिनट, 88 से 98% ग्रॉस मार्जिन, ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। मतलब अगर एक परफ्यूम 5000 रुपए का बिक रहा है, तो उसे बनाने में सिर्फ 250 रुपए लगे। क्या ये सच में इतना आसान है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये मार्जिन कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल खेल शुरू होता है जब आप उस 5000 रुपए की बोतल को ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। अच्छा। उस 98% के मार्जिन में से सबसे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना कमीशन लेता है, जो 12 से 18% तक हो सकता है। फिर लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का खर्चा आता है। और सबसे बड़ा खर्चा तो मार्केटिंग का होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा खर्चा है ग्राहक अधिग्रहण लागत, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक ग्राहक को अपने ब्रांड तक लाने और उसे खरीदने के लिए राजी करने में एक कंपनी को औसतन 200 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। जब आप ये सारे खर्चे उस ग्रॉस मार्जिन से घटाती हैं, तब जाके आपको शुद्ध लाभ मार्जिन मिलता है, जो 25 से 40% के यथार्थवादी स्तर पर आ जाता है। 25 से 40% भी किसी भी बिजनेस के लिए एक शानदार मार्जिन है। बहुत शानदार है। जैसा कि क्षेत्र के एक विशेषज्ञ अल्पना राजदान रिपोर्ट में कहती हैं, यह सेगमेंट एक घरेलू प्रीमियम ब्रांड के लिए एक स्वीट स्पॉट है। टॉमी और केल्विन क्लेन जैसे ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन वे परफ्यूम विशेषज्ञ नहीं हैं।
इसका मतलब है कि एक ऐसा भारतीय ब्रांड जो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन परफ्यूम बनाने पर ध्यान केंद्रित करे, उसके लिए यहाँ बहुत बड़ी जगह खाली है। ठीक है, तो मार्केट हॉट है, मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम इस मैदान में अकेले नहीं होंगे। मुकाबला किससे है? रिपोर्ट के मुताबिक इस मैदान में मुख्य रूप से 4 तरह के खिलाड़ी हैं। पहले हैं अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी जायंट्स, टॉम फॉर्ड, क्रीड, डियोर। इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोग इनके नाम से ही इन्हें खरीदते हैं। लेकिन इनकी एक कमज़ोरी है इनकी पहुंच। ये ज़्यादातर बड़े शहरों के महंगे मॉल्स तक ही सीमित है। टियर 2 शहरों और ऑनलाइन दुनिया में इनकी पकड़ अभी भी कमज़ोर है। और दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? दूसरे हैं मध्य पूर्वी ब्रांड्स, जैसे ऊद अरेबिया। ये बहुत तेज़ी से भारतीय बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। इनके पास 2 बड़े हथियार हैं, एक तो आक्रामक मूल्य निर्धारण और दूसरा भारतीय ग्राहकों के साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव। ऊद की वजह से है ना? हाँ, ऊद और पारंपरिक खुशबुओं की समझ इन्हें एक बढ़त देती है। फिर तो भारतीय ब्रांड्स भी होंगे। हाँ, तीसरे हैं घरेलू आला ब्रांड्स जैसे बॉम्बे परफ्यूमरी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी और प्रामाणिक कहानियों पर ध्यान देते हैं। इनकी दिक्कत है स्केल। इनका उत्पादन सीमित होता है और ये बड़े पैमाने पर मार्केटिंग नहीं कर पाते। और चौथे हैं बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाइटन का स्किन। ये मास मार्केट और प्रीमियम के बीच की खाई को भरने की कोशिश करते हैं। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है, लेकिन शायद वो आला या लग्जरी वाली फील नहीं दे पाते। तो इस भीड़ में एक नया ब्रांड अपनी जगह कैसे बना सकता है? रिपोर्ट क्या रास्ता सुझाती है? रिपोर्ट कुछ बहुत ठोस और प्रैक्टिकल सुझाव देती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी D2C मॉडल अपनाओ। मतलब सीधे अपनी वेबसाइट से बेचो। बिल्कुल। Amazon या रिटेल स्टोर पर निर्भर रहने के बजाय सीधे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया से ग्राहकों को बेचो। इससे बिचौलिए खत्म होते हैं, मार्जिन सीधा आपकी जेब में आता है और सबसे जरूरी, आपको अपने ग्राहक का सीधा डेटा मिलता है। आप सीधे समझ पाते हैं कि कौन क्या और क्यों खरीद रहा है। दूसरा सुझाव कहानी से जोड़ा है ना? हाँ, एक प्रामाणिक ब्रांड कहानी बनाए। आज का ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो उस ब्रांड की कहानी, उसके विजन और उसकी वैल्यू से जुड़ता है। क्या आपका ब्रांड भारत के किसी खास शहर से प्रेरित है? क्या आप किसी खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं? आपकी कहानी क्या है? यही आपको दूसरों से अलग करेगी। और कहाँ बेचना है, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि बड़े शहरों को छोड़कर टियर 2 शहरों जैसे जयपुर, इंदौर, पुणे, चंडीगढ़ पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ विकास दर सबसे तेज है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की पहुंच कम है। अच्छा, चौथा सुझाव है मार्केटिंग को लेकर। किसी बड़े बॉलीवुड स्टार पर करोड़ों खर्च करने के बजाय मध्यम स्तर के प्रभावशाली लोगों यानी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करें। ये ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं और इनकी अपने फॉलोअर्स पर गहरी पकड़ होती है। और आखिरी सुझाव प्रोडक्ट की क्वालिटी से जुड़ा है, जो शायद सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी, परफ्यूम की लंबी आयु यानी लॉन्जेविटी पर खास ध्यान दें। भारतीय उपभोक्ता वैल्यू फॉर मनी चाहता है। अगर वो 5,000 रुपए खर्च कर रहा है तो वो चाहता है कि परफ्यूम कम से कम 6 से 10 घंटे तक टिके। अगर आपका प्रोडक्ट इस कसौटी पर खरा उतरता है तो ग्राहक बार बार वापस आएगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने ये समझा कि भारतीय प्रीमियम परफ्यूम बाजार एक उभरता हुआ, संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इसे प्रीमियमाइजेशन की लहर और ई-कॉमर्स की ताकत आगे बढ़ा रही है। मार्जिन बहुत आकर्षक हैं, लेकिन सफलता की चाबी सिर्फ एक अच्छी खुशबू बनाने में नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड कहानी बनाने, सही ग्राहक तक पहुंचने और एक सटीक डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में छुपी है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। ये पूरी रिपोर्ट एक आधुनिक पश्चिमी शैली के परफ्यूम ब्रांड को बनाने के कैसे पर केंद्रित है। लेकिन क्या अगला बड़ा अवसर पारंपरिक भारतीय सुगंधों जैसे कन्नौज के अत्तर को इस नए महत्वाकांक्षी और वैश्विक भारतीय उपभोक्ता के लिए फिर से कल्पना करने में छिपा है? क्या भारतीय प्रीमियम परफ्यूम का भविष्य अपनी ही विरासत की एक हाईटेक, खूबसूरती से पैक की गई पुनर्व्याख्या हो सकता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शैलियों की नकल करे? ये एक सवाल है जिस पर हर नए उद्यमी को सोचना चाहिए।